आज सल्तनतकालीन प्रशासन व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी के स्रोत की जहां अपन बात करें तो इस शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधनों की कमी है, क्योंकि उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने ग्रंथों में केवल उन्हीं घटनाओं का जिक्र किया है जो कि सुल्तान से संबंधित होती थी। इसलिए इन ग्रंथों से हमें तत्कालीन शासन संबंधी व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलना असंभव है। फिर भी जियाउद्दीन बरनी की कृति यानी जियाउद्दीन जो समकालीन इतिहासकार था, उनकी कृति फतवा एवं जहादारी से सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। अब शासन व्यवस्था के बारे में जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि सल्तनतकालीन राज्य की प्रकृति कैसी थी। तो सल्तनतकालीन राज्य की प्रकृति को लेकर विभिन्न विद्वानों एवं इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जैसे इतिहासकारों ने इसे एक धर्म प्रधान राज्य माना है, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार हैं जैसे प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, प्रोफेसर के निजामी, इनका मत है कि दिल्ली सल्तनत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। वही एक अन्य विद्वान डॉक्टर IH कुरैशी ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए इसे न तो एक धर्म प्रधान राज्य माना है और न ही पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष राज्य माना। उनका मत है कि यह एक धर्म केंद्रित राज्य था। धर्म केंद्रित राज्य से आशय कि दिल्ली सल्तनत पूर्णतः धर्म पर अवलंबित नहीं होते हुए भी जो दिल्ली सुल्तानों की जो नीतियां थी और जो उनका आचरण था वो इस्लाम धर्म से प्रभावित रहा। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा जो सल्तनतकालीन राज्य की प्रकृति थी उसके बारे में अलग अलग मत व्यक्त किए गए, जबकि वास्तविकता यह थी कि दिल्ली सल्तनत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, बल्कि यह इस्लाम धर्म से उसका विशेष संबंध था और इस संपूर्ण युग में इस्लाम ही राजधर्म रहा। तो ये तो थी सल्तनत राज्य की प्रकृति। अब अपन को आना है शासन व्यवस्था पे। तो यहाँ अपन एक नाम देखेंगे खलीफा। तो खलीफा मुस्लिम राजत्व सिद्धांत के अनुसार संसार के सब मुसलमानों का एक मुस्लिम शासक होता था, जिसे खलीफा कहते थे। एक समय ऐसा था जब खलीफा ही जो मुस्लिम दुनिया थी उसका सर्वे सर्वा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी शक्ति में गिरावट आई। वैसे तो जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उन्होंने भी खलीफा को अधिक महत्व नहीं दिया, फिर भी उन्होंने अपने युग की जो परंपरा चली आ रही थी उसके अनुसार वे भी खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे और अपने को खलीफा का नायब मानते थे। सुल्तान खलीफा से मान्यता भी प्राप्त करते थे और अपने सीकों तथा खुतबा में उसका नाम शामिल किया जाता था। वैसे अपन सल्तनतकालीन सुल्तानों की बात करें तो जो ये खलीफा की मान्यता की जो परंपरा है उसको तोड़ने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने अपने पद के लिए कभी भी खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं की थी। अब है सुल्तान। तो सुल्तान राज्य का सर्वेसर्वा था और शुद्ध इस्लामी सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ही मुस्लिम राज्य का शासक माना जाता था। सुल्तान तो उसका प्रतिनिधि मात्र होता था और उसका मुख्य कर्तव्य कुरान प्रतिपादित नियमों को कार्यान्वित करना। और सुल्तान पूर्ण रूप से निरंकुश शासक था, यानी राज्य की जो समस्त शक्तियां थी वो उसी के हाथ में केंद्रित थी और उसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। यानी सेना का प्रधान सेनापति, वही न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था और राज्य के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति, राज्य के लिए आवश्यक नीतियों का निर्माण, ये सब कार्य सुल्तान के द्वारा ही किए जाते थे। तो सुल्तान के पास असीमित शक्तियां थी। तो सल्तनत
जो राज्य था उसमें सुल्तान राज्य में सैरवे सरवा था, किंतु शासन का जो सारा कार्य उसी के द्वारा संचालित होता था, ये कार्य संभव नहीं था। तो उसने क्या किया, शासन का कार्य चलाने के लिए तथा उसकी सहायता करने के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति भी की। तो एक मंत्रीगण भी होता था। वैसे अलग अलग सुल्तानों के समय मंत्रियों की नियुक्ति घटती बढ़ती रहती थी। जैसे गुलाम युग में मंत्रियों की संख्या 4 थी, जैसे वजीर, आरिज ए मुमालिक, दीवान ए इंशा, दीवान ए रसालात। फिर आगे चलकर सदर उस सुदूर तथा काजी उल कुजात को भी मंत्रियों के समकक्ष मान लिया गया। तो जो सल्तनत काल में जो केंद्रीय सरकार थी उसमें 6 मंत्री थे, जिसका अपन ने अभी जिक्र किया है, वजीर, आरिज ए मुमालिक, दीवान ए इंशा, दीवान ए रसालात, सदर उस सुदूर तथा काजी उल कुजात। अब अपन इनके कार्यभार के बारे में देखेंगे कि अलग अलग इन मंत्रियों के पास कौन कौन सा कार्यभार था। तो पहला है वजीर। यह प्रधानमंत्री होता था और राज्य में सुल्तान के पश्चात वजीर ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता था। और सामान्य शासन व्यवस्था का अध्यक्ष होने के अतिरिक्त वह विशेष रूप से वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। तो वित्त विभाग का अध्यक्ष होने की हैसियत से लगान के बंदोबस्त के लिए नियम बनाना, अन्य करों की दर निश्चित करना, राज्य के व्यय पर नियंत्रण रखना आदि इसके मुख्य उत्तरदायित्व थे। और वजीर का जो विभाग होता था वो दीवान ए विजारत के नाम से जाना जाता था और इसकी सहायता हेतु नाइब ए वजीर, महालेखाकार, महालेखा परीक्षक आदि पदाधिकारी भी होते थे। फिर दूसरा मंत्री है आरिज ए मुमालिक। यह सेना विभाग का अध्यक्ष था और इसका विभाग दीवान ए अरज कहा जाता था। तो ये जो सैन्य विभाग का मुखिया था आरिज में मालिक, इसके मुख्य कार्य थे सैनिकों की भर्ती करना, उनके लिए रसद और हथियारों की व्यवस्था करना, सेना का समय समय पर निरीक्षण करना, घोड़ों पर दाग और सैनिकों का हुलिया दर्ज करना आदि इसके प्रमुख कार्य थे। फिर है दीवान ए इंशा। दीवान ए इंशा राजकीय पत्र व्यवहार विभाग को कहा जाता था और इसका अध्यक्ष दबीर एक खास कहलाता था। जैसे सुल्तान का अन्य राज्य के शासकों तथा जो उसके अधीन सामंत होते थे उनके साथ जो पत्र व्यवहार होता था और जो राज्य के विभिन्न पदाधिकारी होते थे उनके नाम जो सुल्तान आदेश भेजता था उन सब के ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप इसी विभाग में तैयार किए जाते थे और वो बाद में यथास्थान भेजने की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की थी। और जो ये दीवाने इंशा विभाग का जो अध्यक्ष होता था दबीर एक खास, इस पद पर सुल्तान द्वारा उसका जो विश्वसनीय व्यक्ति होता था उसकी नियुक्ति ही की जाती थी। फिर है दीवाने रसालात। यह विदेश विभाग का अध्यक्ष होता था और इसका मुख्य कार्य था विदेशी राज्यों के साथ संबंधों के मामलों में सुल्तान को सलाह देना और उनके साथ कूटनीतिक पत्र व्यवहार करना। इसके अतिरिक्त सुल्तान द्वारा जो दूसरे देशों में जो राजदूत भेजे जाते थे उनकी नियुक्ति भी सुल्तान द्वारा दीवाने रसालात की सलाह पर ही की जाती थी। फिर है सदर उस सुदूर। यह धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष था। यह धार्मिक मामलों में सुल्तान का मुख्य सलाहकार होता था और इसका मुख्य कार्य था मुस्लिम प्रजा पर इस्लाम धर्म के नियमों और उपनियमों को लागू करना और दैनिक जीवन में उससे उनका पालन करवाना। फिर है काजी उल कुजात। यह न्याय विभाग का अध्यक्ष था। वैसे तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश सुल्तान स्वयं ही होता था, लेकिन उसे इतना समय नहीं मिल पाता था कि वह सभी मुकदमों की सुनवाई स्वयं कर सके। अतः उन्होंने सभी मुद्दे काजी उल कुजात की अदालत में ही प्रस्तुत किए जाते थे
और उससे नीचे की जो अदालतें होती थी और जो न्यायाधीशों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार था, वो भी काजी उल कुजात को सौंप दिया गया। तो ये थे जो 6 मंत्रीगण थे वो। इन 6 मंत्रियों के अतिरिक्त भी विभिन्न सुल्तानों द्वारा समय समय पर कुछ अन्य विभागाध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई और उनको भी मंत्रियों के समान ही दर्जा दिया गया। जैसे दीवान अमीर कोही, यह कृषि विभाग का प्रधान था और इसकी नियुक्ति मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। वैसे ही एक विभाग था दीवान मुस्तकराज, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी और इसका कार्य था किसानों तथा जो कर संग्रहकर्ता होते थे उनसे बकाया रकम वसूल करना। तो ये थे सल्तनतकालीन जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी उसके मंत्रीगण। अब अपन जब मंत्रियों और सुल्तान के बीच संबंधों की बात करें तो सुल्तान इन मंत्रियों को अपनी इच्छा अनुसार नियुक्त और पदच्युत करता था और वे अपने अपने विभागों के अध्यक्ष अवश्य होते थे। यानी जो मंत्री थे उनको जो उनका विभाग सौंपा गया था उनका अध्यक्ष तो अवश्य था, किंतु न तो उनको अपने विभागों में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर कोई नियुक्ति करने का अधिकार था और न ही उन्हें अपने विभागों में नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार था। यानी वास्तविकता यह थी कि सुल्तान ही सर्वेसर्वा था।